स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डार्विनिज्म की। और आपको पता है कि डार्विनिज्म जो है इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ये देख लें, ये डार्विन है। ये वो डार्विन की शिप है जिसमें डार्विन ने सफर किया था, जिसको हम बीगल कहते हैं। ये गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड जहाँ पर जिस जगह पर बैठकर जो है वो जिसको विजिट कर कर डार्विन को अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी देने का जो है वो ख्याल आया था। ये फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं, और उनकी जो बीक्स हैं उनको देखकर जिस पर जो है वो एवोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो थ्योरी दी थी। तो ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो किसको डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है डार्विनिज्म, मतलब डार्विन की थ्योरी को हमने जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले वाला जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जो बात की थी मैंने, वो लेमार्किज्म की बात की थी, जिसमें लेमार्क थ्योरी पर या हमने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पर बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे डार्विनिज्म पर। आपकी बुक में, फ्रेडरल की बुक में पेज नंबर 249 पर जो है ये टॉपिक मौजूद है। तो अपनी बुक आप निकाल लें, मैं साथ में इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अपनी बुक में से आप इसको देखते जाइएगा। तो सबसे पहले तो डार्विन की थोड़ी सी, इसकी थ्योरी के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन वाज बोर्न इन इंग्लैंड। कहाँ पर बोर्न हुआ था ये? इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इन अ वेल्दी फैमिली, मतलब एक रिच फैमिली में जो है ये पैदा हुआ। इसका फादर जो है वो प्रोमिनेंट, इस फादर वाज अ प्रोमिनेंट फिजिशियन। इसका जो फादर था वो एक प्रोमिनेंट क्या था? एक फिजिशियन था। फिजिशियन आपको पता ही है, डॉक्टर था इसका फादर। अच्छा, ही ज्वाइंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू स्टडी थियोलॉजी। मतलब इसने जो है वो डार्विन ने जो स्टडीज थी, इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। मतलब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गया था? वो पढ़ने के लिए गया था थियोलॉजी। थियोलॉजी हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं थियोलॉजी। तो थियोलॉजी पढ़ने के लिए जो है वो उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। Even so attended many lecture in biology and geology। थियोलॉजी का तो वो स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ वो किसके लेक्चर अटेंड करता था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में? बायोलॉजी और साथ में जियोलॉजी के लेक्चर्स भी अटेंड करता था। आपको पता है बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कह रहे हैं, जियोलॉजी हम अर्थ की स्टडी को कह रहे हैं। तो मतलब इसने थियोलॉजी का स्टूडेंट था, मगर इसकी नॉलेज जो है वो काफी थी बायोलॉजी के हवाले से भी और जियोलॉजी के हवाले से भी। इसके बाद कहता है कि ही वॉज ओनली 22 इन 1831। यानी 1831 में सिर्फ कितने साल का था? 1831 में जब वो 22 ईयर का था सिर्फ, तो उस वक्त ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ नेचुरलिस्ट। यानी वो उस वक्त उसने किसके तौर पे काम करना शुरू किया? नेचुरलिस्ट के तौर पे जो है वो काम करना शुरू किया। नेचुरलिस्ट आप किसको कहोगे? जो फितरत की स्टडी कर रहे हैं, यानी नेचर की जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरलिस्ट। और उसने अब्रॉड ऑन नेचुरलिस्ट के तौर पर उसने काम किया। एज अ नेचुरलिस्ट उसने क्या किया? उसने एक शिप ज्वाइन की अब्रॉड, जो बाहर जो है वो इंग्लैंड से दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में जो सेल करती थी, सेल करने वाली जो एक शिप थी, उसका नाम था MHS बीगल। नाम याद रखना है इस शिप का। ये क्या है? ये ब्रिटिश, ये शिप, ये MHS बीगल बेसिकली है क्या? ये ब्रिटिश नेवल शिप, यानी ब्रिटिश का एक ये बहरी जहाज था। जैसे टाइटैनिक था ना, इसी तरीके से MHS बीगल क्या है? ब्रिटिश का एक नेवल शिप था। अच्छा, ये जब वो नेवल शिप ब्रिटिश से दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में अपना सामान सेल कर, मतलब सेल के लिए जब ये गया, अबाउट टू शिप अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड में जो है अराउंड द वर्ल्ड वो सेल के लिए जब गया, तो डार्विन ने भी इसको ज्वाइन किया। इस MHS बीगल पे कौन सवार हो गया? डार्विन भी इसमें सवार हुआ। और इसका काम डार्विन का क्या था? डार्विन इस जो बीगल पे सवार हुआ था या इस शिप पर, उसने दुनिया के मुख्तलिफ नेचर को जो है वो क्या करनी थी? वहां पर उसने स्टडी करनी थी। तो उसका जो होता है बेसिकली, ये जो डार्विन का जो यहाँ पर
मेजर जो मिशन था, his major mission was to expand the navy knowledge of natural resources। मतलब इसको जो इस जहाज पर सवार किया गया था वो किस लिए सवार किया गया था कि वो क्या करे, नेवी की नॉलेज, नेवी जो थी, बहरिया जो थी, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करे, किसके हवाले से, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, किसके, क्योंकि नेचुरलिस्ट था तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पर भी काम कर सकता था। तो दुनिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या कितनी है, मिसाल के तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर आ जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में वाटर कितना है, फूड कितना है, और इसके अलावा लैंड एरिया कितना है, फॉरेन लैंड, ये सब चीजें जो है उसने स्टडी करने के लिए एमएचएस बीगल को जो है वो क्या किया, इस शिप को जो है वो ज्वाइन किया। तो अभी तक मैंने आपको क्या बात बताई, अभी तक मैंने बात बताई कि डार्विन कहाँ पैदा हुआ, इंग्लैंड में, सही है। डार्विन का फादर क्या था, फिजिशियन था। और डार्विन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो डार्विन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो है वो उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, थियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। और 1831 के अंदर जब वो 22 ईयर का था तो उसने एज अ नेचुरलिस्ट जो है वो एमएचएस बीगल जो एक ब्रिटिश शिप थी, इसमें जो है वो वहां पर उसने उसमें सफर किया। और क्यों सफर किया, ताकि वो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को देख सके। अब इस तमाम पैराग्राफ में आपने आपको याद रखने वाली बातें कौन सी हैं, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। एक तो ये कि डार्विन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ता था, थियोलॉजी पढ़ने के लिए ज्वाइन की थी। दूसरा याद कर लीजिएगा कि जो उसने जिस शिप में वो सवार हुआ था उस शिप का नाम क्या था, उसका नाम था एमएचएस बीगल। यानी इस पूरा पैराग्राफ में ये दो पॉइंट आपके काम के हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हेडिंग जो है वो है डार्विन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज वोयज। मतलब वोयज, यहाँ पर वोयज का मतलब आप ले लो कि सफर, यानी डार्विन ने क्या मुशाहिदा किया अपने इस सफर के दौरान। मतलब सफर क्या था कि वो गया है इस ये यहाँ पर आप देखिए तो ये बिगल है जिसमें वो सवार होकर गया, तो उसके मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में जब वो गया तो वहां पर उसने जो है वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन की अपने इस वॉयज के दौरान, मतलब अपने इस सफर के दौरान उसने क्या क्या उसकी मुशाहिदात थे। तो कहता है द बिगल लेफ्ट प्लेमोथ। प्लेमोथ बेसिकली किसको कह रहे हैं, प्लेमोथ एक इंग्लैंड का शहर है, प्लेमोथ इंग्लैंड का शहर है। तो कहता है कि वो जो बीगल थी वो कहाँ से रवाना हुई, प्लेमोथ से रवाना हुई, प्लेमोथ इंग्लैंड के, एंड क्रूज स्लोली अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और उसके बाद वो चलती चलती क्रूज का मतलब यहाँ तो सैर के तौर पे लिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली मूव करती हुई कहाँ तक पहुंच गई, ईस्ट अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ। मिसाल के तौर पे ये इसकी बीगल है, चलो इसको थोड़ा छोटा बना दिया, बीगल तो बहुत बड़ी होती है। ये स्टार्ट हुई कहाँ से, इसने स्टार्ट लिया प्लेमोथ, यानी ये इंग्लैंड का एक शहर था। यहाँ से ये क्रूज करती हुई स्लोली स्लोली कहाँ तक पहुंच गई, ये पहुंच गई साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर ये पहुंच गई। अब जब ये साउथ अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर पहुंची, साउथ अमेरिका के, मिसाल के तौर पे आप ये मैं ऐसे बात करता हूं कि ये साउथ अमेरिका का ये ईस्ट कोस्ट है और ऐसे ईस्ट कोस्ट है, और एक साउथ अमेरिका का ये वेस्ट कोस्ट है। अब जब इसने यहाँ पर ये शिप जो है वो यहाँ पर आकर रुकी है, तो फिर वहां पर डार्विन इस साउथ और साउथ कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को फिर जब डार्विन ने यहाँ के फ्लोरा और फाना को ऑब्जर्व किया, यानी वो उधर उतरा और उसके बाद उसने थाउजेंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन को जो है वो जमा किया एंड केप्ट नोट ऑन ऑब्जर्वेशन, और उनको ऑब्जर्व उसने किया। द बीगल स्पेंड अबाउट 2 मंथ, कह रहा है बीगल स्पेंड अबाउट 2 मंथ एट द गैलापागोस आइलैंड। क्या तो इसमें गैलापागोस आइलैंड बेसिकली क्या है, ये जो गैलापागोस आइलैंड जो है वो वेस्ट
साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास एक आइलैंड है। साउथ अमेरिका के वेस्ट को, ये वेस्ट कोस्ट है ना साउथ अमेरिका का, इसके पास ऐसे बहुत सारे कुछ आइलैंड्स हैं। और इन आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? इन आइलैंड्स को हम कहते हैं गैलापागोस, जिसका मतलब टोर्टवाइज होते हैं। गैलापागोस टोर्टवाइज यहाँ ज्यादा होते होंगे, इसी वजह से नाम रखा है टोर्टवाइज। तो ये गैलापागोस जो है वो आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास जो है ये आइलैंड मौजूद थे। अब इन आइलैंड पर, ये जो आइलैंड थे ये, इस पर इसने कितना टाइम गुजारा? इसने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 महीने जो है वो 2 महीने बीगल ने यहाँ पर गुजारे। यहाँ पर स्टे किया कितने महीने? अबाउट 2 मंथ। और उसके बाद कहता है द आइलैंड आर इज 965 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, यानी ये जो आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, ये 965 किलोमीटर वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ इक्वेडर। इक्वेडर बेसिकली क्या है? इक्वेडर कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। मिसाल के तौर पे ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। इस कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री को आप कह रहे हो इक्वेडर। इक्वेडर जो है वो, इस कंट्री को आप जो है वो इक्वेडर कह रहे हो। और इस इक्वेडर कंट्री से ये जो गैलापागोस आइलैंड है ये कितने फासले पर हैं? 965 किलोमीटर के फासले पर हैं। मतलब उसका डिस्टेंस बता रहा है कि एक जो मेन सिटी, यहाँ पर जो साउथ अमेरिका की एक सिटी है, उससे इतने फासले पर जो है ये क्या कहते हैं, गैलापागोस आइलैंड है। Here, Darwin made observations that were most important in the development of his idea about evolution. यानी यहाँ पर जो उसने प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर जो उसने प्लांट और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, ये यहाँ की जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी वो मेन थी, यानी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें? डार्विन को अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी देने में। तो अब ये जो मैंने, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें से आपको याद रखने वाली बातें कौन सी हैं? चलो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लो कि सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना है कि गैलापागोस आइलैंड जो आपकी बुक बता रही है, गैलापागोस आइलैंड बेसिकली किस तरफ है? गैलापागोस आइलैंड जो है, इसका जो इक्वेडर, इक्वेडर जो सिटी है अमेरिका का, उससे 965 किलोमीटर अवे है। और ये याद रख लेना कि बीगल जो था, बीगल वो शिप जिस पर डार्विन ने अपना टाइम गुजारा, जिसमें वो डार्विन ने सफर किया था, उसने कितना टाइम गैलापागोस आइलैंड पर स्टे किया? 2 मंथ। और तीसरी चीज ये याद रख लेना कि Darwin made observations that were most important in the development of idea about evolution. यानी यहाँ पर जो उसकी एवोल्यूशन के आइडिया को जनरेट करने में जिन ऑब्जर्वेशन ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, वो ऑब्जर्वेशन डार्विन ने कहाँ की थी? गैलापागोस आइलैंड। ये बात याद रखिएगा। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। Here Darwin made observation that was most important in the development of idea about evolution. यहाँ पर here का मतलब से क्या है? मतलब गैलापागोस आइलैंड, यानी गैलापागोस आइलैंड पर जो इसने टाइम गुजारा, वहां की ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट रही उसको एवोल्यूशन की थ्योरी देने पर। चलें, अब आगे नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जर्वेशन अबाउट साउथ अमेरिका mainland। तो देखिए, ये तो साउथ अमेरिका का, मिसाल के तौर पे ये साउथ अमेरिका है, ये तो साउथ अमेरिका के आइलैंड हो गए, ये तो इनको तो आइलैंड कह रहे हैं ना, गैलापागोस आइलैंड कह लो। ये mainland, इसको हम ले लेते हैं कि ये साउथ अमेरिका की क्या है? ये mainland है। इस साउथ अमेरिका की mainland पर उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, मतलब उसके मुशाहिदात क्या क्या थे साउथ अमेरिका की mainland पर? तो ही नोटिस दैट flora and fauna of different region
of the continent has definite South American stand. इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साउथ अमेरिका पे जो फ्लोरा थे, फ्लोरा का मतलब क्या, ये जो प्लांट थे, और फाना का मतलब क्या, ये जो एनिमल्स थे, तो कह रहा है उनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी, किसकी? साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई मोहर लगी हुई थी साउथ अमेरिका की, मतलब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जिसकी बेस पे आपको पता लग जाता था कि ये सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में या वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में मौजूद नहीं होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, जैसे चाइनीज होते हैं, चाइनीज के जिस तरह फेस होते हैं, चाइनीज की जिस तरह नोज होती है, एक स्टैंप लगी हुई होती है चाइनीज के फेस पे, जिससे आप पहचान जाते हो कि ये चाइनीज है, सही है ना? तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोरा और फाना थे उस रीजन के, किसके? साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर एक साउथ अमेरिकन स्टैम्प थी, वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ फ्रॉम यूरोप, यानी यूरोप पर उस तरह की लाइफ मौजूद नहीं थी, वो प्लांट्स और एनिमल यूरोप के प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट थे। फर्दर द साउथ अमेरिका फॉसिल्स दैट डार्विन फाउंड, डार्विन ने यहाँ पर फॉसिल्स भी तो निकाले साउथ अमेरिका के अंदर। फॉसिल्स हम किसको कहते हैं? एनिमल और प्लांट की बाकियात जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बाकियात हैं, रिमेन्स जो होते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम फॉसिल्स कह रहे हैं। तो डार्विन ने जो यहाँ पर फॉसिल्स देखे साउथ अमेरिका में, दो क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, वो मॉडर्न स्पीशीज से डिफरेंट है। यानी आज जो ये मॉडर्न स्पीशीज मिल रही हैं और पत्थरों पर जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, पत्थरों के अंदर या रॉक्स में जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, वो मॉडर्न स्पीशीज से क्या है? क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज, वर distinctly South America in their resemblance to the living plants and animal of the continent. देखो यहाँ पर एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। Further, the South American fossil that Darwin found, though clearly different from modern species, यानी वो मॉडर्न स्पीशीज से तो साउथ अमेरिका की डिफरेंट है, वर डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिका इन देयर रिजेम्बलेंस, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी रिजेंबल वो किससे कर रहे थे? वो रिजेंबल डिफरेंट तो थे, मगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल कर रही थी साउथ अमेरिका के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल थे, जबकि दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट थे उनसे वो नहीं मिल रहे। तो मतलब ये होगा कि ये इन्हीं इन्हीं फॉसिल जो एनिमल थे या प्लांट थे, उन्हीं की एवोल्यूशन से जो है ये वाले लिविंग स्पीशीज जो है वो दूसरी बनी है। तो इसमें आपने क्या याद करना है? कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है? ऑब्जर्वेशन अबाउट साउथ अमेरिका मेनलैंड। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो पॉइंट नहीं है, बस एक पॉइंट इसमें याद रख लेना कि साउथ अमेरिका के मेनलैंड पर जो फ्लोरा और फाना होते हैं वो दुनिया के डिफरेंट, यूरोप के जो फ्लोरा और फाना है उनसे डिफरेंट है। बस एक ही पॉइंट है जो इसमें आपने याद रखना है, आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हिसाब से नहीं है, इसमें याद रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जर्वेशंस अबाउट गैलापागोस आइलैंड्स। अब असल जो ऑब्जर्वेशन इसकी थी है ऑब्जर्वेशन अबाउट गैलापागोस आइलैंड, जिन ऑब्जर्वेशन ने मेन रोल प्ले किया इसको एवोल्यूशन की थ्योरी देने में। He compared the animal and plant of Galapagos with those of South America, यानी ये गैलापागोस की मिसाल के तौर पे ये गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल थे उनको उसने कंपेयर किससे किया? उसको कंपेयर किया साउथ अमेरिका के अंदर, जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो प्लांट्स और एनिमल थे उनको उसने कंपेयर किया। इसको एक ही आइलैंड बना देता हूँ, वैसे तो डिफरेंट आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड छोटे छोटे, इसको एक ही बना रहा हूँ, ये हो गया गैलापागोस आइलैंड। तो उसने कंपेयर किया ये प्लांट्स और एनिमल जो गैलापागोस आइलैंड में मौजूद है मिसाल के तौर पे, और ये साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है। इन दोनों को जो है वो उसने क्या किया? इनको जो है वो कंपेयर किया। जब उनको कंपेयर किया, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ साउथ अमेरिका की mainland
के साथ जो है ये दूसरा जो है ये क्या है, ये है गैलापागोस आइलैंड। अब यहाँ पर जो प्लांट्स थे, तो ग्रीन कलर से प्लांट्स हो गए, तो यहाँ के प्लांट्स को यहाँ के प्लांट के साथ कंपेयर किया, यहाँ के एनिमल्स को, यहाँ पर जो एनिमल्स थे गैलापागोस, उसको साउथ अमेरिका के एनिमल्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया। जब उसने कंपेयर किया तो ही वाज particularly impressed by their similarities and wondered why the organism of the Galapagos should resemble those from South America more than those from other islands in different parts of the world। यानी यहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट थे वो रिजेंबल कर रहे थे गैलापागोस के, किसके साथ रिजेंबल कर रहे थे, साउथ अमेरिका के प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन जो डिफरेंट दुनिया के पार्ट्स के अंदर जो मुख्तलिफ एरियाज थे वहां के प्लांट्स और एनिमल से रिजेंबल नहीं कर रहे थे। गैलापागोस के और साउथ अमेरिका के प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि गैलापागोस आइलैंड के जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो दुनिया के किस हिस्से के प्लांट्स और एनिमल से रिजेंबल करते हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन, साउथ अमेरिका मेनलैंड। ये आपने याद रखना है। इसके बाद moreover although there were similarities between Galapagos and South America species, there were also distinct differences। यानी कह रहा है कि वैसे तो सिमिलरिटीज थी, गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो स्पीशीज से उन्होंने जो है वो स्टडी किया, मैंने भी आपको क्या कहा कि साउथ अमेरिका और गैलापागोस जो आइलैंड थे इनमें जो स्पीशीज थी डार्विन ने कहा वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रही थी, लेकिन फिर भी गैलापागोस आइलैंड में जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज थी वो साउथ अमेरिका के अंदर जो थे उनमें थोड़ा फर्क भी था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी जो है वो थे। द कॉमन बर्ड्स वर अ ग्रुप ऑफ फिंचेस। यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो कॉमन बर्ड्स थे वो कौन से थे, There are the group of finches। finches बेसिकली किसको कहते हैं, finches बर्ड्स को कह रहे हैं। कलरफुल या सिंगिंग बर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम finches कहते हैं। The common birds group of finches closely related species has beaks of very different sizes and shape, adapted for feeding or completely different kind of food। कहता है गैलापागोस आइलैंड पर जो बर्ड्स थे इन बर्ड्स के अंदर उसने देखा कि ये जो फिंचेस थी, यानी फिंचेस बर्ड्स को कहा जा रहा है, इनकी जो बीक थी, यहाँ पर पाए जाने वाले बर्ड जो लगते तो एक जैसे थे, लगते वो एक जैसे थे, मगर उनकी बीक जो थी, उनकी चोंचें जो थी वो क्या थी, वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। और वो डिफरेंट क्यों हो गई थी, उनकी मुख्तलिफ खानों की वजह से। कुछ दाना खाते थे तो उनकी चोंच थोड़ी डिफरेंट थी, कुछ ऐसे दरख्तों के फ्रूट्स खाते थे तो उनकी चोंच में थोड़ा फर्क था, इंसेक्ट्स खाने वालों की जो बीक थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। बज़ाहिर तो वो बर्ड्स एक जैसे थे, लेकिन उन फिंचेस एक जैसे थे मगर उनकी बीक में फर्क था। अब पहले एक चीज समझ लो फिर मैं आपको एक बताता हूँ। देखो ये गैलापागोस आइलैंड, तो उसने कहा सबसे पहले यहाँ पर कौन सी वाली फिंचेस थी, मतलब कौन से वाले बर्ड्स थे, यहाँ पर थे सीड ईटिंग फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड में थे सीड ईटिंग फिंचेस। अब क्या हुआ कि ये जो बर्ड्स थे गैलापागोस आइलैंड के एक साइड पर बहुत सारा कैक्टस लगा हुआ, क्या लगा हुआ था, कैक्टस लगा हुआ। अब ये जो सीड ईटिंग फिंचेस थे, यानी आप सिंपली कह लें कि सीड ईटिंग जो बर्ड्स थे, अब इनकी जो बीक्स थी उस बीक में थोड़ी सी वेरिएशन थी। थे तो सब सीड ईटिंग यानी सीड खाने वाले, लेकिन उनकी बीक में थोड़ी थोड़ी सी क्या थी, वेरिएशन थी। जैसे हम सब इंसान हैं, लेकिन हम तमाम इंसान हैं, लेकिन हमारे कद में फर्क होता है, कोई थोड़े लंबे होते हैं, कोई थोड़े छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर फर्क है। इसी तरीके से इनकी बीक में थोड़ा थोड़ा फर्क था।
थी तो एक ही जैसी, लेकिन उनमें थोड़ा सा इनकी बीक में क्या थे, डिफरेंसेस थे। तो इन सीड ईटिंग फिंचेस में मिसाल के तौर पे 100 फिंचेस जो है वो उड़कर कहाँ चली गई, इस जगह पर आ गए जहाँ पर बहुत सारा कैक्टस लगा हुआ है। अब उनमें से कुछ की फिंचेस की बीक्स ऐसी थी जिन्होंने आराम से इस कैक्टस को तोड़ के खा लिया, कैक्टस को तोड़ के खा लिया। थोड़ी मोटी पिंच बीक होंगी उनकी, तो आराम से उसको खोदा, तोड़ा, उसको काटा और उसको खाया, तो उनको फूड मिल गया। जब उनमें से बाकी जो चले करते हैं 20 थी और बाकी जो 80 थी, 80 फिंचेस थी, वो इसको नहीं खा पाई। जो 80 फिंचेस थी जो इसको नहीं खा पाई, वो दोबारा कहाँ आ गई, वो दोबारा अपने इस में यहीं पर आ गई जहाँ पर सीड हुआ। बाकी जो 20 थी, 20 इधर ही रह गई। अब जब 20 इधर रह गई तो यहाँ उनको फूड भी मिल रहा था और यहाँ पर इन बर्ड्स को क्या मिल रहा था, अपना मेट भी मिल रहा था, यानी जिससे वो मैटिंग करके अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। तो इनको दोनों चीजें यहाँ पर मिल रही थी और बाकी जो ये काम नहीं कर पाई वो वापस कहाँ आ गई, 80 जो है वो दोबारा इस जगह पर आ गई। अब क्या हुआ, ये जो 20 वाली जो फिंचेस थी, 20 वाली जो थी, ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में रिप्रोड्यूस करती चली गई, जनरेशन टू जनरेशन ही आपस में रिप्रोड्यूस किया इन्होंने। तो क्या हुआ, इनका जीन आगे ट्रांसफर होता चला गया, ट्रांसफर होता गया, तो कई जनरेशन के बाद इनकी स्पीशीज थोड़ी डिफरेंट हो गई। कई टाइम के बाद इनकी स्पीशीज थोड़ी डिफरेंट हो गई, किससे, इससे, सीड ईटिंग। क्योंकि ये तो इसके साथ दोबारा उन्होंने इस तरफ आई नहीं ना, ये अपनी जगह पर रही, इन्होंने खाया भी कैक्टस, कैक्टस खाने के बाद कंटिन्यू यहीं पर ब्रीडिंग करती रही। तो एक टाइम ऐसा आया, इनका जीन जो है वो इनसे में, इनके जीन में और इनके जीन में फर्क आ गया और इससे एक नई स्पीशीज जो है वो क्या हो गई, फिर यहाँ से कुछ बर्ड्स गए होंगे कहाँ पर, जहाँ पर इंसेक्ट ज्यादा होंगे, वहां गए होंगे। तो कुछ की बीक तो ऐसी होगी जो इंसेक्ट आराम से खा रही होगी, लेकिन कुछ की बीक इंसेक्ट सही तरह नहीं खा पा रही होगी, तो वो दोबारा इधर आ गए। लेकिन जो यहाँ रह गए उन्होंने कुछ अलग एडॉप्टेशन की और उनकी जनरेशन टू जनरेशन जब वही जीन ट्रांसफर होते रहे तो उससे एक नई स्पीशीज क्या हो गई, इवोल्व हो गई। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इंसानों में तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो इंसानों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। तो अब क्या होता है कि मिसाल ले लो कि अगर हम इंसान को एज एनिमल अभी ट्रीट करें, इंसान को एज एनिमल ट्रीट करो। कुछ इंसान ऐसे हैं, वो एक जगह पर गए, वहां पर टॉल ट्रीज थे और उन टॉल ट्रीज के अंदर फ्रूट लगे हुए थे। तो जो लोग टॉल थे उन्होंने तो उन फ्रूट्स को तोड़कर खाया और उनके साथ जो शॉर्ट हाइट वाले लोग थे वो भी गए थे, वो तो फ्रूट खा नहीं पा रहे थे तोड़कर। तो शॉर्ट हाइट वाले लोग दोबारा आ गए कहाँ पर, वो दोबारा आ जाए अपने क्रॉप वाले एरिया पे कि हम तो जमीनों पे फसल लगा के यही खाएंगे। वो कौन खाएगा उधर से तोड़ के, क्योंकि वो उनका वहां तक हाथ नहीं जाता। अब वो जो लंबे लोग थे वो उस जगह पर आबाद हो जाए और छोटे लोग जो है वो मैदानी इलाकों में आ जाए कि हम क्रॉप लगाकर यहाँ पर खाएंगे। अब वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। अब लंबे लोग जो है वो लंबे लोगों से शादियां कर रहे हैं, छोटे लोग छोटे लोगों से शादियां कर रहे हैं। तो कई जनरेशन तक ये चलती रही, मैरिजेस चलती रहे, जीन ट्रांसफर होते रहे। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों दो डिफरेंट स्पीशीज इंसानों की बन जाएगी। वो उन इंसानों में और इंसानों में बहुत फर्क आ जाएगा और हम कहेंगे ह्यूमन की दो डिफरेंट स्पीशीज इवोल्व हो। आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये 100 साल में या 200 साल में नहीं हो जाता, ये फर्क आ जाता है। इसमें कई सदी, कई टाइम, कई साल, ईयर्स लग जाते हैं इस तरह की चीज आने में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ, चलो आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं कि आपकी बुक जो है वो क्या कह रही है। तो चलो, यहाँ पर कहता है, अभी जहां से मैंने छोड़ा था वहीं पर मैं दोबारा बात करता हूँ। द कॉमन बर्ड्स वर ग्रुप ऑफ फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड पर उसने कुछ कॉमन बर्ड्स जो थे उनको, ग्रुप ऑफ फिंचेस मतलब कुछ कॉमन बर्ड्स थे, उनको क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैड बीक्स ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस एंड शेप, यानी स्पीशीज एक दूसरे से रिजेंबल करती थी और उनकी डिफरेंट साइज की जो है वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की क्या थी, बीक्स थी। अगर आप देखो तो आपकी बुक में ये तस्वीर दी हुई है, इस तरह की ये तस्वीर दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मुख्तलिफ ये फिंचेस हैं और यहाँ पर आपको फिंचेस की ये बीक नजर आ रही है। तो डिफरेंट टाइप्स की इनकी क्या है, बीक्स हैं। और आप देखें हर बीक का अलग अलग चीजें खा, कोई सीड ईटिंग है, कोई कैक्टस ईटिंग है, कोई इंसेक्ट ईटिंग है, डिफरेंट जो है वो इनकी क्या है, बीक्स हैं। अडॉप्टेड फॉर फीडिंग ऑन कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी इनकी जो बीक है, इस बीक की शेप, इस तरह की बीक की शेप क्यों अडॉप्ट की है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाने के लिए। Darwin collected 14 types of finches on the Galapagos
which are although quite similar but seem to be different species. डार्विन ने कितनी फिंचेस यानी कितने बर्ड्स को कलेक्ट किया? 14। ये पॉइंट याद रखना है। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है। डार्विन ने कितने बर्ड्स को कलेक्ट किया? फिंचेस कितने फिंचेस यानी बर्ड्स को कलेक्ट किया? 14, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते तो थे लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज थी। Some were unique to individual island, while other species were distributed on two or more islands that were close together. यानी इनमें से 14 जो इसने फिंचेस यानी 14 जो बर्ड्स कलेक्ट किए, उन 14 बर्ड्स में से कुछ तो बर्ड्स ऐसे थे जो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड ही पर मिलते थे, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी थे जो गैलापागोस आइलैंड के अलावा दूसरे लैंड पर भी जो है दूसरे एरिया में भी करीब करीब के जो आइलैंड थे उनमें भी मिल रहे थे। डार्विन pondered मतलब डार्विन ने सोचा, यहाँ पर pondered का मतलब क्या है? सोचा। These observation and tried to develop a satisfactory explanation for the distribution of species among the islands. डार्विन की जो ऑब्जर्वेशन थी उन ऑब्जर्वेशन पर उसने पॉन्डर्ड किया मतलब उसने सोच विचार किया और वो कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन चाह रहा था, कोई सेटिस्फैक्टरी वजाहत चाह रहा था कि इन स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ड्यूरिंग perceived the origin of new species and adaptation as closely related process. तो डार्विन ने perceive किया, perceived मतलब उसने समझा कि एक नई स्पीशीज के डेवलप होना और एडॉप्टेशन ये क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है। अब ये पॉइंट याद रख लेना कि origin of new species and adaptation is closely related process. अभी मैंने आपको क्या बताई थी थोड़ी देर पहले बात कि यहाँ पर सीड ईटिंग फिंचेस थे, उसमें से कुछ सीड ईटिंग फिंचेस ऐसी जगह चले गए जहाँ कैक्टस बहुत ज्यादा लगा था। वो स्पीशीज जिन्होंने अडॉप्ट किया, जिनकी बीक ने अडॉप्ट किया इस कैक्टस को खाने के लिए, तो वो तो यहाँ पर रुक गए। जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो दोबारा अपनी जगह पर आ गए। या ये भी कह लो कि अगर वो दोबारा अपनी जगह पर नहीं आ पाए, जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो मर गए। जो अडॉप्ट कर पाए उन्होंने इस जगह पर क्या कर लिया? सर्वाइव कर लिया। या यहाँ पर इंसेक्ट बहुत ज्यादा थे तो ये फिंचेस उड़ती ये यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स इन्होंने खाए। और जो स्पीशीज नहीं खा पाई वो या तो वो अपनी जगह पर आ गए, अगर जगह पर नहीं आ पाई तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाई, उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और जिन्होंने अडॉप्ट किया उन्होंने फिर अपनी रिप्रोडक्शन करी। जब उन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन करी तो जनरेशन टू जनरेशन कुछ नए कैरेक्टर एक्यूमुलेट होते गए, उनके जीन में जमा होते चले गए और एक टाइम ऐसा आया कि उनसे एक नई स्पीशीज जो है वो क्या हो गई? इवोल्व हो गई। तो यहाँ बात क्या याद रखी आपने कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन ने क्या कंसीव किया मतलब क्या समझा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, न्यू स्पीशीज एंड एडॉप्टेशन आर क्लोजली related process. A new species would arise from ancestral form by the gradual accumulation of adaptation to different environment separated from original habitat by geographical barrier. मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि जो नई स्पीशीज बनती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो नई स्पीशीज बनती है, यहाँ पर कैक्टस लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो फिंचेस की नई स्पीशीज ओरिजिनेट हुई थी वो किससे? इसके एंसेस्टर कौन थे? इसके एंसेस्टर जो है वो क्या थे? वो सीड ईटिंग फिंचेस, सीड ईटिंग फिंचेस। अब ये सीड ईटिंग फिंचेस से जो है सेपरेट हो गए, या तो कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, बीच में कोई पानी आ गया या इस तरह के दोबारा वो वापस यहाँ नहीं जा पा रहे, या फिर एनवायरनमेंट इनको ज्यादा अच्छी यहाँ पर मिल गई तो इस वजह से इन्होंने दोबारा वहां जाना पसंद नहीं किया। या ये भी मैंने पहले बताया था कि कुछ स्पीशीज जो नहीं खा पाई वो दोबारा उड़ के यहाँ पर आ गए। अगर वो उड़कर बाज़ दफा नहीं भी आ पाती तो क्या होता है? नहीं आ सकती तो बीच में बाज़ दफा कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से एक स्पीशीज एक जगह आ गई तो वो वापस अपनी पुरानी वाली जगह पर नहीं जा पाती। जैसे ये बीच में बैरियर आ गया, ये पानी आ गया, अब यहाँ पर जो स्पीशीज है वो यहाँ रह गई और यहाँ वाली यहाँ रह गई। अब इनको तो कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो कैक्टस खा सकती थी, अडॉप्ट कर लिया,
तो वो तो जिंदा बच गई, और जो नहीं खा पाई थी वो मर गई, और जो जिंदा बच गई उन्हीं से एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई। Over many generations, the two population could become dissimilar enough to be designated as a new species. कहता है कई जनरेशन के बाद इन दोनों ये दोनों जो पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन, ये दोनों एक दूसरे से इतने डिफरेंट हो जाएंगे कि आप उनको एक नई स्पीशीज जो है वो क्या करोगे, कंसीडर करना शुरू कर दोगे। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको अभी इसको इंसान की अगर आपको बात करूं, दोबारा मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर कुछ इंसान जो है वो, कुछ लोग एक जगह पर जाकर आबाद हो गए, ठीक है, एक जगह पर आकर आबाद हो गए और वहां पर वो लोग आबाद हो गए, मतलब बहुत सारे इंसान, जैसे यहाँ पर टॉल ट्रीज थी बहुत ज्यादा, आबाद तो हो गए, और ये दूसरा वाला लैंड था जहाँ पर थोड़ी छोटी ट्रीज थी, लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गए किसी तरीके से, बीच में कोई दरिया या समंदर आ गया है, मैं आपको मिसाल देने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, दरिया या समंदर आ गया, अब ये ज्योग्राफिकल बैरियर है। अब क्या हुआ कि जो छोटे कद वाले लोग थे वो तो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो टॉल ट्री से फ्रूट तोड़ के नहीं खा सकते। वैसे तो आप कहोगे इंसान है, कोई दूसरा उनको तोड़ के दे दे, मगर हम उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ हम इंसानों के एनिमल के तौर पे ही ले रहे हैं। तो अब वो तो तोड़ के जो है वो नहीं खा सकते, तो अब क्या होगा, जो छोटे कद वाले होंगे वो मर जाएंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर छोटे कद वाले सर्वाइव कर जाएंगे, तो यहाँ पर ट्रीज ऐसे हैं जिनसे वो अपना फ्रूट लेकर खा सकते हैं। अब एक टाइम ये दोनों अब आपस में ना कोई मैटिंग करेंगे, ना इनका आपस में कोई ताल्लुक रहे, क्योंकि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। कई जनरेशन के बाद ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज कहलाएगी, ये एक अलग स्पीशीज हो जाएगी ह्यूमन की, और ये एक अलग स्पीशीज हो जाएगी। चलिए आज हमने यहाँ तक बात की है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी इन तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद किस तरीके से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी डार्विन की, उस थ्योरी का डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस, यानी थ्योरी भी एकदम से तो उसने नहीं बना ली थी ना, मुख्तलिफ उसके दिमाग में आइडियाज आए, आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी उसके दिमाग में जो है वो क्या हुई, डेवलप, उसकी डेवलपमेंट के बारे में फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को बस हम यहीं तक।